गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत सुप्रभात। आज हम लोग जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो बेसिकली बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है। और जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि एक आदमी आकाश गंगा को हमारी देख रहा है, मिल्की वे ये तो। और इसमें हम अपने आकाश गंगा के बारे में देख रहे हैं, एक बहुत प्यारी सी फ़ोटो। तो शुरू करते हैं ये बहुत मज़ेदार प्रेजेंटेशन। My name is Dr. Prakash Tiwari, Assistant Professor, Coordinator IRS ISRO Outreach, Department of Environmental Science, Kamala Nehru Institute of Physical and Social Sciences, NEC सुल्तानपुर। ये है हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे, जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी। अगर हम इसको अपने स्थायी स्तर पे देखें तो हम कह सकते हैं कि ये देश है। और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो हमारा हो जाएगा प्रदेश। और हमारा जो का अर्थ है वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। और जो हमारा घर है वो तो घर उसमें रहेगा ही। तो खैर, आकाशगंगा हमारे सोलर सिस्टम को कवर करते हुए बिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ हमको रात में वेस्ट से ईस्ट, अगर आसमान साफ़ है और तारे साफ निकले हैं तो आप ये इमेज देख रहे होंगे। ये तो इसमें हमको ये जो दिख रहा है क्लाउड का, डस्टी क्लाउड, यही हमारा आकाशगंगा है। और आकाशगंगा को अगर हम हबल से देख रहे हैं तो वो इलिप्टिकल, एक सर्कुलर कछुआ छाप की तरह रिंग बनाया हुआ है। ये भी घूमता है, उसको हम कहते हैं गैलेक्टिक रोटेशन। और हर आकाशगंगा के बीच में एक महासूरज की बात बहुत पहले पुराणों में की गई थी। वो चीज़ सत्य है, क्योंकि हर आकाशगंगा के बीच में एक जो है आपको जाइंट मैग्नेटिक ब्लैक होल आपको मिलेगा विथ वाइड डेस्ट, जिसको कहते हैं। उसके पास वाइल्ड ग्रेविटी होंगी, वाइडेस्ट रेंज की ग्रेविटी होंगी, और सारा कुछ एक ब्लैक होल की तरह जो है फंक्शन करेगा। और पूरा का पूरा केंद्र जो है वो ब्राइटेस्ट, उसकी ग्रेविटी इतनी वाइल्ड हो जाती है कि वो पूरा जो है वो चमकने लगता है। तो आकाशगंगा के बीचों बीच में वो महासूरज, जिसकी कल्पना और जिसकी बात बहुत पहले पुराणों में की गई थी, उस समय दूरबीन भी नहीं हुआ करता था, पर इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें थी। तो अब इस आकाशगंगा के सेकेंड ओरियन ऑप्टिक लूप में एक 9 ग्रहों का समूह है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और ये हमारा सोलर फैमिली है। बहुत यहाँ भी देखिए आप कि जब हबल टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, गैलीलियो को कोई जानता नहीं था, उससे कई सदियों पहले हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जैसे कोई पूजा पाठ होती है तो 9 ग्रहों की पूजा होती है। मतलब कि हम जानते थे कि हमारे पास 9 प्लैनेट हैं जो हमारे चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। जो आपका सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में ये चीज़ मेंशन्ड है। और इसमें इसी चीज़ को कोट किया है आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय में, और जिसने बताया है कि सनातन धर्म को ये इन्फॉर्मेशन थी कि सूरज भी अपनी धुरी पर घूम रहा है, धरती भी अपनी धुरी पर घूम रही है, धरती से जुड़ा चंद्रमा भी उसके चारों ओर चक्कर मार रहा है, पूरा का पूरा सोलर परिवार घूम रहा है सर्कुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और ये हमारी पूरी आकाशगंगा है, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ घूम रही हैं। और उस समय हमारे पास कोई भी गैलीलियो का जो टेलीस्कोप है, हबल ओबल, ये कुछ नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन इस सिविलाइजेशन को बहुत पहले से थी, बहुत पहले से, इसके पहले कोई सिविलाइजेशन ही नहीं थी। अब इन सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, इसमें पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे। प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया। ड्राफ्ट प्लैनेट वह प्लैनेट की कैटेगरी बनाई गई जो कि सोलर सिस्टम में केपलर के ऑर्बिटल रोटेशन के नियमों को नहीं मानते हैं। जैसे केपलर ऑर्बिट के बारे में आपको पढ़ना है तो बेस्ट बुक है आपकी कुमार मित्तल की
जो इंटरमीडिएट में चलती है, न्यूटन फिजिक्स के नाम से जानी जाती है, उसमें आपको इसके एक्सप्लेनेशन कैपिलर्स के बेस्ट मिलेंगे, जिसको उन्होंने रोटेट की ऑर्बिटल रोटेशन के बारे में बताया है। तो वो चीज़ें प्लूटो पे जब लगाई गई तो प्लूटो उस नियमों को नहीं फॉलो कर रहे थे, तो प्लूटो को उन्होंने अलग कर दिया, उन्होंने मतलब नासा ने। अब हर सोलर सिस्टम के प्लैनेट के साथ कुछ उसके टुकड़े जुड़े होते हैं, जिनको हम चंदा मामा कहते हैं, परंतु सभी के साथ कोई ना कोई मून हो ये जरूरी नहीं है। धरती से पहले मरकरी और वीनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। देखिए, ग्रहों के बारे में एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, इसके हालांकि उसको मैं अलग वीडियो में भी बनाऊँगा। जो भी प्लेनेट जितना छोटा होगा उसका ग्रेविटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके वायुमंडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो प्लैनेट जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उसके प्लैनेट के वायुमंडल को भी इम्पैक्टेड करेगी। जुपिटर बहुत बड़ा है, उसका वायुमंडल बहुत ही होल्ड फास्ट उससे जुड़ा हुआ है, और जुपिटर तक के प्लैनेट्स के सीरीज़ को हम जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये इसके बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में एक कॉमेट का बेल्ट है जिसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। तो ये मार्स तक आता है होमोस्फीयर, यहाँ भी डिवीज़न है, और इधर जैसे आप एस्ट्रॉयड बेल्ट के बढ़ेंगे तो आएगा हेट्रोस्फीयर। तो अब आइए, हम मून की बात कर रहे थे, तो मून पे हम ध्यान दें कि मरकरी के पास और वीनस के पास कोई मून नहीं है, अर्थ के पास अपना एक है, मार्स को 2 है, जुपिटर को 69 है, सैटर्न को 62 है, यूरेनस को 72 है, और टोटल हमारे पास 175 मून है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट की हम जो बात कर रहे हैं उसमें है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्लूटो के पास 5 अपने खगोलीय टुकड़े या मून हैं। हर फैमिली में अपना चंद्रमा है। चंद्रमा उससे, हर प्लैनेट से चंद्रमा बाइंड अप होकर उसी के साथ रोटेट करता रहता है। अब ये आप देख रहे हैं, इसमें देखिए अलग अलग, देखिए अर्थ का मून है, मार्स का फोप, डिमोस, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाता है, फिर जुपिटर का लो, यूरोपा, गायनेमिडी, कैलिस्टियो, ये देखिए अदर मून्स इसके हैं छोटे छोटे। इसमें सबसे जो अभी रिसर्च हो रहा है वो सैटर्न का चंद्रमा है टाइटन पे, और नेपच्यून पे। ये 2 जो ग्रह हैं इन पे जीवन की संभावनाएं और समुद्र, बड़े विशाल महासागर की बात की जा रही है, अभी शोध चल रहा है इस पे। सभी ग्रह सोलर सिस्टम में अपनी धुरी पर घूमते हुए एक इलेप्टिकल पाथ में चारों ओर सन के घूमते हैं, और इसी से हर ग्रह पे मौसम देखे जाते हैं। हालांकि अर्थ सन से एकदम एग्जैक्ट गोल्डीलॉक डिस्टेंस पे है। गोल्डीलॉक डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहाँ पर सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड है। यदि हमारी आकाशगंगा में कोई भी सोलर सिस्टम इस तरह का जिसमें कि कोई प्लेनेट अर्थ सन से गोल्डीलॉक डिस्टेंस पे होगी तो जीवन की संभावनाएं वहाँ 100% होंगी। वैसे अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि कोई रेडियो सिग्नल या इस तरह का कोई हमने ऑप्ट किया है, कहीं रिसीव किया है लिखित ठोस प्रमाण। ऐसे तो बहुत लोग हाइपोथेटिकली बोलते हैं। अब सभी प्लैनेट अपनी धुरी पर अलग अलग रफ्तार से अलग अलग दिनों में परिक्रमा परिधि पूरी करते हैं। जैसे अर्थ के बारे में हम जानते हैं कि 365 दिन में एक साल बदल जाता है, तो वो परिक्रमा करती है जो, उसी के कारण ये
होता है। अपनी धुरी पर घूमेगी तो दिन रात होगा, और सन के चारों ओर घूमेगी तो मौसम में बदलाव देखा जाएगा। अब ये आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर दोनों पैरों पे खड़ा है तो कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। तो आपको मैं बताऊं, यदि आप अपने दोनों पैरों पे धरती पर खड़े हैं तो सबसे पहले ये गैलेक्सी का सही दिशा में सही रफ्तार से घूमना, जिसको हम गैलेक्टिक रोटेशन कहते हैं, इस सोलर सिस्टम का घूमना, पूरा सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट तो घूम रहे हैं पर सोलर सिस्टम भी घूम रहा है, तो ये इसका घूमना, फिर आपके अर्थ का घूमना, चंद्रमा के चारों ओर, चंद्रमा के साथ सन के चारों ओर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का सही पोजीशन पे होना और सूरज का अपनी धुरी पर घूमना, इतनी चीज़ें एक साथ काम करती हैं तो आप अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर चलते हैं और ग्रेविटी बैलेंस्ड रहती है। अब हमने मिल्की वे को जाना थोड़ा सा, हमने सोलर सिस्टम को जाना थोड़ा सा, अब सोलर सिस्टम के अंदर चलते हैं। हमारी सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में कोई ईंधन का स्रोत है अनंत ऊर्जा का, तो वो सन है। तो सूर्य देवता जो हमारे हैं, अब देखिए यहाँ पे सन के बारे में एक चीज़ आपको बताएं, बहुत प्राचीन काल के जितने भी मंदिर हैं सूरज के, कोणार्क के, और बने सभ्यताओं से पहले, वेदों में, सनातन धर्म के वेदों में लिखा है कि सूरज के पास 7 घोड़े थे, और आज विज्ञान 7 कलर्स को डिफाइन कर रहा है। जो विबग्योर है 7 कलर्स, वो बताता है सूरज के 7 घोड़े और 7 कलर्स एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। खैर, तो हमारे ये जो सन है, इस सन के कई सारे डिविजन्स हैं। सन पे सोलर स्पॉट्स भी पाया जाता है। सोलर स्पॉट्स जो है वो वाइल्ड ग्रेविटी फील्ड है जो सन के ऊपरी सतह पे देखा जाता है। सन की जो शाइन है, ब्राइटनेस, जो चमक है, जिस जैसे आप कभी ग्रहण लगता है तो आप देखेंगे एक वाइट रंग का सर्किल उसके चारों ओर दिखने लगता है, तो उसको कोरोना कहते हैं। उसके बाद से आपका सन का जो फ्लेयर्स हैं जो निकलते हैं, सोलर फ्लेयर्स इन फॉर्म ऑफ प्रोमिनेसेंस कहा जाता है। सन में मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, रेडियो एक्टिव जोन बहुत ज़्यादा है। सन अपनी धुरी पर अलग अलग तरीके से घूमता है, और सन में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, सभी मून्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल है। और सन का जो हिसाब किताब है वो इक्वेटर पे सबसे तेज 25 दिन में एक चक्कर मारता है, और सन अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, पोल्स को भी लगातार चेंज करता रहता है। यह सन अपनी धुरी पर भी घूमता है, एक्सिस रोटेशन होता है इसका। अब इसको देखिए आप ब्रीफ थोड़ा सा अंदर, ये इसका जो ऊपरी ऑरा दिख रहा है वो कोरोना है, उसके ठीक नीचे क्रोमोस्फियर, उसके ठीक नीचे प्रोटोस्फियर, फिर कनेक्टिव जोन है, फिर रेडियो एक्टिव जोन है, और इसका कोर है। सन का भी अपना एक कोर है। इस जो आपका सरफेस है सन का, इस सरफेस से हमारे यहाँ लाइट 8 साढ़े 8 मिनट में पहुँचती है, पर उस रेडियो एक्टिव कोर से अगर हम कहें कि हमारे अर्थ पे लाइट कितने देर में आती है तो कितना दिन लगता है, तो ये है 10 लाख साल। मतलब जो आज आप लाइट देख रहे हैं ये सन के कोर से 10 लाख साल पहले चली होगी। इसी तरह अब हमारा ये मून है। मून में भी एक
जो है मेंटल है, पार्शियल मेल्टेड फ्लूइड्स हैं इसमें कोर में। इसका भी एक सॉलिड इनर कोर है, क्योंकि मून भी हमारे अर्थ का ही एक टुकड़ा है। मून का इम्पोर्टेंस है क्योंकि मून हमारे धरती पर कई चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली चीज़ है कि धरती पर जीवन। विज्ञान की कुछ थ्योरियां कहती हैं कि मून धीरे धीरे वो हमसे दूर हो रहा है, और कुछ थ्योरियां कहती हैं कि वो हमारे करीब आके हमारे ऊपर फटेगा। तो खैर दोनों ही थ्योरी में डिजास्टर है। अब मून जो है वो हमारे अर्थ के साथ चारों ओर उसके घूमते हुए चक्कर लगाता है, और इस चक्कर लगाने पर मून आपको दिखता है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी फुल मून, कभी हाफ मून, कभी रेड मून, कभी ब्लू मून। तो ये सारे मून्स आपको दिखते हैं। तो अगर हम लोग लूनर पे एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसकी डिटेल को हम लोग इनपुट करेंगे। फिलहाल ये बेसिक में आपको मैं डाल दूं कि हाई टाइड और लो टाइड के लिए भी मून रिस्पॉन्सिबल है। लहरें जो आती हैं, ज्वार भाटा, वो हमारे मून के कारण ही होता है। और ये एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल है, खिंचाव है दोनों अर्थ और मून के बीच में, जिसके कारण पूरा ओशियनिक टाइड हमको देखने को मिलता है। मून अपने ऑर्बिट से जब हम अर्थ से उसको देखते हैं तो वो जो ऑर्बिटल प्लेन है उसमें 5.5 डिग्री कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पे 5 डिग्री है, टिल्ट है, इंक्लाइंड है, और वो इंक्लाइंड होकर अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। आप इसमें देख रहे होंगे ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ऑर्बिट ऑफ मून, दोनों ही इलिप्टिकल है। अब आइए हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करें। अभी तक हम मिल्की वे को पढ़ रहे थे, फिर हमने सोलर सिस्टम में एंट्री की, फिर हम अपने सन को समझे, फिर सन को समझने के बाद मून को समझे। अब हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं। अर्थ बेसिकली एक मैग्नेट है, जाइंट मैग्नेट विथ मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसकी जनरेट होती है। क्योंकि अर्थ का कोर रोटेट करता है, कोर के रोटेशन से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारे अर्थ के बाहर एक शील्ड का काम करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसीलिए अर्थ पे ध्रुवों का निर्माण है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसको हानिकारक सोलर फ्लेयर से बचाती है। जब भी सोलर फ्लेयर रिलीज करता है, सन अक्सर सोलर फ्लेयर रिलीज करता रहता है। जैसे आप लकड़ी जलाएं तो आप देखेंगे कभी चिट चिट करके एक चिंगारी टाइप की निकलती है, तो वो एक फ्लेयर्स का रूप होता है, प्रोमोसेंस उसी कहते हैं। अगर ये सन में हो रहा है तो ये हमारी अर्थ की तरफ मूव करता है। जब अर्थ की तरफ मूव करता है तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से टकराता है। टकराने पर ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैंड करके अपने दोनों ध्रुवों से निकाल देता है, जिससे हमारी अर्थ का वायुमंडल बचा रहता है। सोचिए, अर्थ के घूमने से खाली ये फील्ड मजबूत होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब बाहर निकलती है तो कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ऊपर आयंस के रूप में, और कुछ जो है रिच डेंसिटी जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो आपको देखने को शुरू हो जाते हैं, और उनको हम कहते हैं ऑरा ऑस्ट्रेलियाइज और ब्रूसलीज। तो ये दो चीज़ें आपको बोरियलिस, ऑरा बोरियलिस दिखने को मिलता है, ध्रुवों पे दिखने को मिलता है, जिसको हम डांसिंग लाइट भी कहते हैं। फिर अब अर्थ के अंदर हम चलें, इससे पहले कि हमको अर्थ के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ समझनी होगी। तो बेसिक चीज़ क्या है? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में लैटिट्यूड क्या होता है? हमारी अर्थ को बीच से विभाजित करें तो इक्वेटर आप देख रहे हैं 0 डिग्री, ऊपर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसी तरह ये डिवीजन इधर भी है, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे साउथ हेमिस्फीयर है। अब जो इक्वेटर से पैरेलल लाइंस चल रही हैं इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। इसके बाद से अब लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड है कि अर्थ को सेंटर से, अर्थ को एक शेप मान लें और उसको सेंटर से लंबवत हम काट दें तो उसको हम कहते हैं ये आपका लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड जो सेंटर पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है
180 डिग्री, ये पूरा गोल जो घूम रहा है। तो इसको अगर आप 0 डिग्री यहाँ पे रख रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ये जो लाइन है जिसमें अर्थ पूरी आधी हो जाए बराबर, तो उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और इस रेखा को, इस तरह की लंबी रेखा को जो पोल से पोल को जोड़ रही है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अर्थ जो है वो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंबाइन करके एक अर्थ का ग्रिड लाइन बनता है, जो कि अर्थ के चारों ओर उसको मेजरिंग के लिए डिजाइन किया गया है, अर्थ को में नापने के लिए। हर कंट्री अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला पंचायत, हर घर अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के देशांतर उस पर होगा। ये जो बीच की रेखा आप देख रहे हैं, इसको हम मेरिडियन रेखा कहते हैं, इसी को हम प्राइम मेरिडियन के रूप से जानते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, और ये बीच में से अर्थ को नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे है, तो बीच से जो फाड़ रही है वो आपका प्राइम मेरिडियन रेखा है। प्राइम मेरिडियन रेखा को समझने के लिए आप इसको देखिए, ये आधा दिन और आधी रात, तो जहाँ पे एग्जैक्टली ये आधा हो रहा है यही मेरिडियन रेखा इसको मानते हैं। ये ग्रीनविच से शुरू होती है, इसीलिए ग्रीनविच मेरिडियन भी कही जाती है। अर्थ हमारे जो है वो ऑर्बिटल प्लेन पर 23.5 डिग्री इंक्लाइन होकर, झुके होकर अपने धुरी पर घूमती है। अपनी धुरी माने जैसे आप लट्टू नचाएं तो उस लट्टू का जो पिन होगा वो भी एक गोल सर्किल बनाता है। तो अर्थ के केस में उस गोल सर्किल को प्रिसेशन कहते हैं, और लट्टू अपनी तो घूमता ही है। अर्थ हमारा जो है वो सन के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमते हुए पूरा 1 साल में कंप्लीट करता है, परिधि उसका है। इसी तरह हमारे यहाँ साल बदलते हैं। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसीलिए सूरज हमको ईस्ट से उगता हुआ दिखता है। बेसिकली सूरज हमारे ईस्ट में ही आता है। मून भी वेस्ट से ईस्ट घूमता है अर्थ के साथ, अर्थ के चारों ओर घूमेगा, पर वो भी वेस्ट से ईस्ट घूमता है। इसीलिए देखिए, आप अर्थ की मैग्नेटिज्म को सब समझ रहे हैं, मैग्नेटिज्म को देख रहे थे, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिए। जो आपका कंपास होता है गोल वाला, तो जब आप नॉर्थ पोल पे होंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होंगे, जब आप इस 0 डिग्री से नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे तो कैंपस नॉर्थ की तरफ इशारा करेगा। जब आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे, साउथ हेमिस्फीयर में, तो आपका पिन हमेशा साउथ की तरफ रहेगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप साउथ हेमिस्फीयर में हैं, तो आपके जो कैंपस है, रास्ता दिखाने वाला यंत्र जो नाविक इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरफ रहेगा, तो गलती से नॉर्थ मत बोल दीजिएगा, वो साउथ की तरफ रहता है। ये जो हम लोग आज ज्योग्राफी के बारे में, अर्थ के एनवायरमेंटल जियोग्राफी, जियो साइंस को कवर भी कर रहे हैं, ये जो है मैं अपनी वीडियो को डेडिकेट करता हूँ प्रोफेसर एस ओझा सर को, जो कि जिनका जुलाई माह में 2020 में देहांत हो गया। जीनियस व्यक्ति थे, उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई है, प्रेजेंटेशन उनका था हमारे यहाँ संस्थान में, और ये मैं पूरा अपना प्रेजेंटेशन सर को समर्पित करता हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति है वो। अब आइए हमारे अर्थ के रोटेशन की बात करें, तो हमारा अर्थ अपनी दूरी पर घूमता है, अलग अलग रफ्तार से, अलग अलग जगहों पर वेलोसिटी है इसकी, और ये सारा जो घूमना है इसका, ये वेस्ट से ईस्ट होगा। मून भी वेस्ट से ईस्ट घूमेगा, और ये जो आप लेखा देख रहे हैं, ये आपकी जो लाइंस आपको दिख रही है इस समय, ये है आपका लैटिट्यूड। अब हम अर्थ के अंदर चले, माने अभी तक सोलर सिस्टम पढ़े, फिर इसके बाद से हमने सन को पढ़ा, फिर मून को पढ़ा, फिर अर्थ के व्यक्तित्व को पढ़ा। अब अर्थ के क्रस्ट के अंदर, माने अब अर्थ में घुसपैठ करेंगे। तो घुसपैठ करने के लिए पहले हम तापमान को समझें और डिवीजन को समझें। अर्थ की ऊपरी सतह को हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल होता है, मेंटल के ठीक नीचे आपका कोर होता है। अलग अलग
जगहों पर अलग अलग तापमान देखे गए हैं। अब देखिए, अर्थ का क्रस्ट भी दो हिस्सों में बटा है, एक अपर क्रस्ट एक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो लेयर अलग करती है उसको हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच में एक पतली सी लाइन है जिसको हम मोहरविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर पार्शियल मेल्टेड मैग्मा का जो है रूप है। मेंटल और लोअर मेंटल भी दो हिस्सों में बटा है, मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल को जो लोअर मेंटल से अलग करती है लाइन उसको रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये सब साइंटिस्टों के नाम हैं। जो लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करती है उसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कोर भी दो हिस्सों में बटा है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर को हम इनर कोर से अलग करने वाली लाइन को लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इनर कोर हमारा ठोस सॉलिड है। ठोस सॉलिड अगर लिक्विड में, गर्म लिक्विड में एक ही दिशा में घूमता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट करता है, इसीलिए हमारे अर्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बनी। लिथोस्फीयर जो क्रस्ट है पूरा उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर के ठीक नीचे से मेंटल शुरू हो जाता है। अपर मेंटल से लोअर मेंटल को हम मीजोस्फीयर कहते हैं, ध्यान रखिए मीजोस्फीयर एक यहाँ भी है। उसके बाद से बैरोस्फीयर है, हाई प्रेशर जोन। आउटर कोर और इनर कोर को हम कहते हैं। तो जो रेखा आउटर क्रस्ट और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है वो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। जो रेखा क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रही है विथ एस्थेनोस्फीयर, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग कर रही है वो रैपिड डिसकंटिन्यूटी। जो लोअर मेंटल को आउटर कोर से अलग कर रही है वो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जो आउटर कोर से इनर कोर को अलग करती है वो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम नागलोक कहते थे। नागलोक बेसिकली ये मोहरविक डिसकंटिन्यूटी के ठीक नीचे पड़ता है, इसको हम पाताल या गर्त कहते हैं। अब अलग अलग क्रस्ट के लेयरों के तापमान पे अलग अलग देखिए, इसमें ये दिखाया गया है इस फोटो में। आप केवल बस यही देखिए कि कैसे अलग अलग ऊपर क्रस्टी एरिया है, रॉकी क्रस्ट है। अच्छा, क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में तो बांटे ही हैं, प्लस क्रस्ट को हम एक और रूप पे बांटे हैं जिसका आपको ऊपर एक आई बटन में वीडियो आएगा तो उसको आप देखिएगा। उसमें जब हमें वॉल्केनो और जो अर्थक्वेक है, इन दो वीडियो को इसमें हमने अपलोड किया है, उसको आप देखेंगे। उसमें इन क्रस्ट को डिफाइन किया गया है, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसको भी जरूर देखिएगा। और एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, उसको तो आप डेफिनेटली देखें क्योंकि उससे आपका इन्वायरमेंट साइंस का जो सब्जेक्ट है ना इसके प्रति आपकी क्लियरेंस हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली ये सब्जेक्ट का जो स्कोप है या जो भी सब्जेक्ट का वैल्यू है वो आपको तब पता चलेगा जब आप उसके डीप में जाके पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से जानकारियाँ सारी मिल जाएंगी। क्योंकि वीडियो लंबा होने लगता है तो बोर होने लगते हैं लोग, और एजुकेशनल वीडियो को ज़्यादा कोई लाइक वाइक नहीं करता है। दिक्कत तो ये है, अभी कोई यहाँ पे फिल्मी वीडियो होता तो उसको बहुत लाइक हो जाता, मिलियंस ऑफ लाइक, पर एजुकेशनल वीडियो यार छोड़ो यार चलता है। पर कुछ है जो पढ़ते हैं, कुछ है जो देखते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ। अब ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेप्थ पे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट के अलग अलग जोन्स पे जाएंगे टेम्परेचर अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। यही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अब ये इसी की मैं बात कर रहा था। आप जो इस पे आई बटन पर भी आ रहा होगा, एक आपका अर्थक्वेक, एक आपका वॉल्केनो, ये दो चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होता दिखेगा। ये देखिए कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट यहाँ पे इसमें बना है। ठीक नीचे लिथोस्फीयर, ठीक नीचे आपका एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के ठीक नीचे जो है आपका फिर अपर मेंटल शुरू हो जाता है। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी देखिए, पी वेव, जब आप अर्थक्वेक वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें पी वेव, एस वेव, एल वेव की जिक्र है। तो ये पी वेव जो जनरेट होती है एपिसेंटर या हाइपोसेंटर के लिए, तो ये यहाँ पे ये मोहरविक डिसकंटिन्यूटी से शुरू होती है। ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करता हुआ कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी और
क्रस्ट को मेंटल से अलग करता हुआ मॉर्बिड डिस्कंटिन्यूटी है। ये देख रहे हैं आप ये वीडियो में, ये स्क्रीन में ये देखिए, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करा कॉनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, और इसके नीचे मॉर्बिड डिस्कंटिन्यूटी जो क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रहा है। यही मॉर्बिड डिस्कंटिन्यूटी में अर्थक्वेक का वेव्स जनरेट होते हैं। अर्थ में सीजन्स का बहुत महत्व। पूरे सोलर सिस्टम में हमारा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सीजन्स हैं और जो है कई ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारी चीज़ें। अर्थ का सीजन का एक अलग वीडियो जर्नल सर्कुलेशन के साथ बनेगा तो उसमें अपलोड होगा। सीजन्स हमारे अर्थ पे सन के लाइट के इंटेंसिटी के कारण जनरेट होते हैं। ये दो प्रकार से यहाँ पे मैं बता दूं इंड्यूस होते हैं, एक थर्मली इंड्यूस्ड, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड। दो तरीके का इंट्रोडक्शन होता है सनलाइट का, तो उससे सीजन्स हमारे बनते हैं। अर्थ पे जो सनलाइट है वो इक्वेटर पे लंबवत पड़ती है और यहाँ पर एक जनरेशन, एक फिनोमिना क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन दो तरीके का होता है, एक ITCZ होता है, एक NTCZ होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ कहते हैं। अब ये इक्वेटर आप देख रहे हैं, इस इक्वेटर पे, ये बीच में इक्वेटर हमारे अर्थ के है, और इससे भी एक बढ़िया फोटो हम देखें, ये देखिए, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर दिख रहा है आपको। इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे सन की लाइट जो पड़ती है उससे जो जोन क्रिएट होता है उसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। परंतु अगर ये सनलाइट ऊपर खिसकेगी तो ITCZ भी इसके साथ चलना शुरू होगा। अब ये जो ITCZ का मूवमेंट है ये सन के ऊपर और नीचे होने से होता है इक्वेटर के, और इसको जब ये नॉर्थ की तरफ मूव करती है तो इसको कहते हैं NTCZ, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और जब ये साउथ की तरफ बढ़ती है तो इसको कहते हैं STCZ, मतलब सदर्न ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और इससे जो है कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग मौसम्स क्रिएट होते हैं, वेदर पैटर्न क्रिएट होते हैं। अब अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री टिल्ट होकर चंदा मामा के साथ चारों ओर सन के चक्कर लगा रही है। तो दो चीज़ें क्रिएट होती हैं, और वो चीज़ है सोलेस्टिक और इक्विनॉक्स। शब्द से मत डरिए, सोलेस्टिक और इक्विनॉक्स एक टर्म है जो कि रिफरेंस टू द सन एंड अर्थ दिया जाता है। सन की लाइट जिस हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेगी वहाँ का मौसम अलग तरीके से वर्क करेगा। जैसे धरती पर दो मौसम है, समर या विंटर, इसको याद रखिएगा। अभी आगे एक चीज़ और भी मज़ेदार आएगी। अब हमारी अर्थ सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, इस रोटेशन से हमारे यहाँ सीजन्स बनते हैं। यह सीजन धरती पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अब जब ये देखिए 22 दिसंबर दिखा रहा है यहाँ पे, फिर 21 मार्च को अर्थ यहाँ होती है तो नॉर्थ पोल में स्प्रिंग होगा, साउथ पोल में ऑटम होगा। फिर आप 21 जून को आ जाइए, 21 जून को पहुँचे तो दिन रात लगभग बराबर होने लगता है। मेरे गुरुदेव का बर्थडे भी पड़ता है, और जो है ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी, समर शुरू हो जाता है, साउथ हेमिस्फीयर में विंटर रहता है। देखिए क्योंकि झुकी हुई है ना, सनलाइट पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए वहाँ ठंडी शुरू हो जाएगी। फिर सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, 16 सितंबर भी आ गया बीच में, जोड़ लीजिए। 16 सितंबर को पड़ेगा विश्व ओजोन दिवस, और 12 तारीख को इंटरनेशनल वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को पड़ता है। तो अब ये जो है ओजोन डे मनाते हुए जब हम सितंबर में पहुँचे तो हमारे पास शुरू हो गया ऑटम। CBSE बोर्ड के बच्चे अगर इसको देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे, क्योंकि हम लोग के समय में एक ब्रेक होता था, ऑटम ब्रेक, वो 10 दिन का ब्रेक होता था। तो ऑटम ब्रेक यहाँ पर होता है। इसके बाद से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन,
बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। फिर जैसे जैसे हम दिसंबर में बढ़ रहे हैं, अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, रातें लंबी, दिन धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जब इधर हम पहुँचे तो हमारे पास विंटर आया। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही इंडिया है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर और साउथ हेमिस्फीयर में समर। दिन क्या है, 22 दिसंबर। तो ये सोलेस्टिक कहलाएगा। इक्विनॉक्स मतलब सन के सामने, सन के एकदम फेस टू फेस, हमारा फेस सूरज की तरफ, तो सूरज पूरे अर्थ पे लाइट फोकस करके डालेगा। तो ये रिवोल्यूशन। इसमें एक चीज और, एक है एफिलॉन और एक है फेरिलॉन। एफिलॉन और फेरिलॉन वो डिस्टेंस है केपलर ऑर्बिट का, केपलर जो पाथवे है अर्थ का, उसमें है कि जब सन से अर्थ दूर रहेगी तो एफिलॉन, और सन से जब अर्थ करीब रहेगी तो फेरिलॉन। मतलब ये आपका 21 जुलाई एफिलॉन और ये आपका फेरिलॉन। ये आपका देखिए, सॉरी, एफिलॉन, हाँ, और ये आपका फेरिलॉन। और सन से एफिलॉन और फेरिलॉन जो हैं, ये एक डिस्टेंस बताई गई। इसी एफिलॉन और फेरिलॉन के आधार पे हमारी अर्थ जो है चूँकि वॉबल करते हुए ट्रेवल करती है, इसीलिए इसको डिस्टेंस को हम इसमें देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से ये 21 जून दिख रहा है, और ये देखिए जून जुलाई का महीना ये एफिलॉन में आ रहा है, और ये देखिए ये आपका क्लोजेस्ट, ये 4 जनवरी, ये दिसंबर जनवरी यहाँ पड़ेगा, ये फेरिलॉन में आएगा। ये अलग अलग पोजीशन है। 3 जनवरी को कहाँ रहेंगे, 21 मार्च को कहाँ रहेंगे। अब आइए सर्कुलेशन सेल पे। हमारी अर्थ 2 सर्कुलेशन पैटर्न को फॉलो करती है, इसीलिए हमारे अर्थ पे एवरेज देखा जाए ग्लोबली तो 2 ही सीजन होता है, समर और विंटर। अब अर्थ के इक्वेटर जो है वो वार्म है, और दोनों पोल्स, 2 AC भगवान ने लगा रखे थे, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमारा ठंडा है। तो मतलब ऊपर दोनों ध्रुवों पे प्रेशर हाई और बीच में प्रेशर लो। तो प्रेशर पर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो 2 प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये अभी आई बटन में आएगा, ओजोन वाला, उस पर हमने दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं। अब हमारी अर्थ का ये जर्नल सर्कुलेशन है। चूंकि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो वेस्ट से चलने वाली हवा वेस्टर्ली और ईस्ट से चलने वाली हवा ईस्टर्ली। अब अगर साउथ ईस्ट से कोई हवा मूव कर रही है, साउथ ईस्ट माने सदर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट डायरेक्शन से कोई हवा आएगी तो साउथ ईस्टर्ली कहलाएगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई हवा ईस्ट से आएगी तो नॉर्थ ईस्टर्ली कहलाएगी। वेस्टर्ली दोनों तरफ बढ़ती है, बहेगी, ऐसा नहीं कि इधर ही बढ़ेगी, वेस्टर्ली दोनों तरफ ही चलती है। ये हमारे ऊपर सेल्स हैं, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो सेल है वो हार्डी सेल, 30 से 60 के बीच में जो है वो आपका फेरल सेल या मिड लैटिट्यूड सेल कहलाता है, और 60 से पोल वर्ड की तरफ जो सेल है वो पोलर सेल कहलाता है। ये धरती को चारों ओर से कवर करके हवा को रोटेट कराते हैं, और दोनों ही हेमिस्फीयर में है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में भी साउथ में भी, पूरा हमारे अर्थ पे। इसीलिए यही प्रेशर से ये प्रेशर्स भी क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे कहते हैं कि अगर आप घर के बाहर हैं तो आपके ऊपर वायुमंडलीय दाब का क्या होगा हिसाब किताब, और अगर आप घर के अंदर हैं तो आपके ऊपर वायुमंडलीय दाब का हिसाब किताब क्या होगा। तो छत को रोक लेना चाहिए था, नहीं, यही चीज़ SS ओझा जी ने बताई थी। आप जब बाहर रहें या अंदर रहें, आपके ऊपर समांतर जो है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। यही सेल्स है, पोलर सेल्स, फेरल सेल्स और हार्डी सेल्स। ये 3 तरीके के सेल हैं जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर हमारे अर्थ के चारों ओर रोटेट करते हैं। यही पोल्यूटेंट को भी ऊपर पहुंचाते हैं।
एक चीज़ इसमें आपको मैं बताऊं, ओजोन जो पोल्यूशन वाला वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा, ऊपर आएगा। अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई भी पोल्यूटेंट करेंगे रिलीज तो वो नॉर्थ पोल पर जाएगा, और साउथ हेमिस्फीयर में कोई पोल्यूटेंट रिलीज करेंगे तो साउथ पोल पर जाएगा। और ये नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे कैसे जा रहा है, ये कोरियोलिस फोर्स इसको पहुंचा रही है। कोरियोलिस फोर्स क्या रन कर रही है, ये सेल्स को रन करा रही है, और ये सेल्स बड़े ही फ्रिक्वेंटली उस पोल्यूटेंट को हैंड टू हैंड, जैसे होता नहीं कि कोई ईंटा बहुत दूर भेजना है, 4-5 लोग खड़े हैं तो एक एक ईंटा पहुंचाते चले जाइए, हैंड टू हैंड पहुंचता चला जाएगा। तो उसी तरह ये पोल्यूटेंट ऊपर पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रेशर ऊपर हाई है तो पोल्यूटेंट वहाँ पे स्टोर्ड हो जाते हैं। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक पे। हमारी जो क्रस्ट है 70 किलोमीटर मोटी क्रस्ट, जिसपे ओशन, प्लेटू, कॉन्टिनेंट सब है, हिमालय, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, हम आप सब, माधुरी दीक्षित, तो ये सारा जो लोग हैं ये सारे समुद्र के साथ एक प्लेट पे टहल रहे हैं। और प्लेट को आप ऐसे समझिए कि आप पानी में एक डब्बा पानी लीजिए बाल्टी, और उसमें 4-5 थर्माकोल डाल दीजिए, और थर्माकोल डालेंगे तो देखेंगे वो टुकड़े उस पानी पे तैरते हैं। तो इसी तरह हम तैर रहे हैं, और उन टुकड़ों को आप समझिए प्लेट, तो वो हो गए टेक्टोनिक प्लेट। अब ये टेक्टोनिक प्लेट जो पानी में तैरते हैं, मतलब पानी यहाँ पर कौन है, अपर मेंटल, मेंटल पे जो टहल रहे हैं वो 3 तरीके का मूवमेंट्स पे टहलते हैं। एक है डाइवर्जेंट मूवमेंट, मतलब 2 प्लेटें अलग अलग जा रही हैं। दूसरा है कन्वर्जेंट मूवमेंट, मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ रही है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जो एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट को रगड़ते हुए निकल रही है। तो ये 3 प्रकार का मूवमेंट प्लेट टेक्टोनिक को, अभी आई बटन में ऊपर आएगा, आप अर्थक्वेक का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, इसके मोशंस को एक्सप्लेन किया गया है। अब ये देखिए 70 किलोमीटर का क्रस्ट पूरा ये टेक्टोनिक प्लेट पे बसा है, और ये टेक्टोनिक प्लेट 3 तरीके का मूवमेंट कर रही हैं। क्रस्ट भी हम अभी बताए हैं कि 2 पार्ट में बटा है, आउटर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, प्लस ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि धरती पे पानी है। अगर आप इन्वायरमेंट वाले से पूछेंगे तो बोलेंगे 71% पानी है, और बस में जो जनरलाइज की बुक बिकती है उसमें कहेंगे तो 70% बताएगा। ठीक है, तो चूंकि डेटा सही होता है इन्वायरमेंट वालों का, पर क्या करें, वो जीके के वैसे ही हैं, सब चल रहा है भेड़ चाल। तो ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, 2 क्रस्ट आपको दिख रहे होंगे, और बीच में ये लिथोस्फीयर है। ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट में इसको बताता हूँ आपको, यहाँ पे पेन आ जाए मेरा, ये देखिए ये जो मूवमेंट है यही कन्वर्जेंट मूवमेंट है। अब अगर ये दोनों अलग अलग हो रहे होते, ये इस दिशा में जाए, ये इस दिशा में जाए, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट। और ये दोनों अगर रगड़ते हुए जा रहे हैं एक दूसरे को, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट प्रायः जो है ये आपका देखने को मिलेगा मिड कॉन्टिनेंटल रिजिड में, इसीलिए मैं कह रहा था वो वीडियो आप जरूर देखेंगे, उसमें आपको बड़ा ही अच्छा जानकारी मिलेगा अर्थक्वेक के बारे में। अब आइए हमारा वायुमंडल, ये भी जानना जरूरी है भाई, बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक तो सब आएंगे, इसमें बहुत चीज़ें आ जाएंगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए, पर मैं बहुत सॉलिड मैटर्स को रखा हूँ। अब एटमॉस्फेयर भी हमारा 2 हिस्सों में बटा है, होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर मतलब ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो लेयर है डिफरेंशिएट करती है, उसको मीजोपॉज कहते हैं कि स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इसके बारे में आप ऊपर आई बटन में आ रहा है, ओजोन जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। ट्रोपोस्फियर से शुरू करते हैं। तो ट्रोपोस्फियर में एक हाइट है, ह्यूमन हाइट जिसको कहा जाता है, एवरेज ह्यूमन हाइट अराउंड द वर्ल्ड, इसको नूस्फीयर कहते हैं। नूस्फीयर ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर के बारे में वीडियो है, ऊपर आई बटन में आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। और ओजोन लेयर 3 मिलीमीटर थिक होती है, ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, इसकी थिकनेस सिर्फ 3 मिलीमीटर है। स्ट्रेटोस्फियर को मीजोस्फियर से अलग करते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज के बाद से मीजोस्फियर शुरू हो जाता है। मीजोस्फियर के बाद जो स्फीयर शुरू होता है उसको हम थर्मोस्फियर कहते हैं। थर्मोस्फियर और मीजोस्फियर को जो लेयर अलग करती है उसको मीजोपॉज कहते हैं। थर्मोस्फियर के ऊपर एक्सोस्फियर होता है। एक्सोस्फियर और थर्मोस्फियर को जो लेयर अलग करती है वो कहलाती है आपका
थर्मोपॉज। एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में कई जगह आयन्स रैंडमली बिखरे हुए हैं, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं, आयन होराइजन कहते हैं। इसमें कई स्पोरोडिक रीजन होते हैं। आयनोस्फीयर सन से आने वाली रेडिएशन को, सन से जो फ्लेयर्स आते हैं उसके कारण ये आयन्स हमारे यहाँ चार्ज होते रहते हैं। और आयनोस्फीयर का बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, वो हमारे लिए रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और एक्सोस्फीयर के ठीक ऊपर जो हम ईएम फील्ड की बात कर रहे थे, वो ईएम फील्ड क्या, वो मैग्नेटोस्फीयर। अब वो मैग्नेटोस्फीयर के ठीक ऊपर अभी भी स्फीयर है, सेलेस्टियल स्फीयर। सेलेस्टियल स्फीयर कहाँ तक है, जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी है, मतलब अर्थ और मून को कवर करता हुआ ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो पूरा क्रिएट होता है, इसको सेलेस्टियल स्फीयर कहा जाता है। ये देखिए आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर सन के प्रेजेंस और एब्सेंस में क्रिएट होता है। एफ लेयर, ई लेयर, कई कई इसमें लेयर है, डी लेयर, स्पोरोडिक रेडिएशन जो लेयर है, जहाँ पे स्पोरोडिक मतलब कि डेंस आयन होते हैं वहाँ पे। अब ये देखिए आपका मैग्नेटोस्फीयर, अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो रिवाइज कर दिया मैंने। मैग्नेटोस्फीयर और सेलेस्टियल स्फीयर के बीच में एक लेयर होती है, इसको मैग्नेटोपॉज भी कहते हैं। देखिए, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा।